महाराष्ट्र के वसई का गोडसे ब्राह्मण परिवार उस वक्त वहां के पेशवाओं पर आश्रित था। 1818 में भीमा कोरेगांव में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पेशवाओं की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों जबरदस्त हार हुई। इसके बाद गोडसे ब्राह्मण परिवार की स्थिति बिगड़ती चली गई। 3 लड़के थे, ब्याह हो चुका था, बहन की शादी में ढेर सारा कर्ज चढ़ चुका था। परिवार का खर्चा कितनी भी कोशिश करें नहीं निकल पाता था। इतना सारा कर्ज होने पर यह परिवार बड़ा परेशान था। इसी बीच एक खबर मिली कि ग्वालियर की रानी बाईजाबाई साहब ने मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें करीब 7-8 लाख रुपए ब्राह्मणों को दान के रूप में दिए जाने का अंदेशा है। तभी गोडसे परिवार के एक लड़के विष्णु भट्ट शास्त्री गोडसे ने मथुरा की यात्रा का निर्णय किया। ये यात्रा उन्होंने की और ये यात्रा उनकी जिंदगी को हिलाकर रख गई। और इस यात्रा के उनके संस्मरण हमें बहुत कुछ दे गए, क्योंकि उन्होंने ये यात्रा शुरू की सन 1857 में। जी हां, सिपाही विद्रोह 1857 का गदर। 1857 की इस क्रांति के संस्मरण विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी मूल मराठी किताब माझा प्रवास में लिखे हैं, जिसका हिंदी अनुवाद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर ने आंखों देखा गदर के नाम से किया है। तो आइए देखते हैं 1857 का आंखों देखा हाल विष्णु भट्ट शास्त्री गोडसे और अमृतलाल नागर के जरिए। हिंदुस्तान की यात्रा के लिए लेखक का अपने घर वालों को मनाना ही बड़ा रोचक है। हैरत की बात है कि लेखक और उसके परिवार के लोग उत्तर भारत को उस वक्त हिंदुस्तान कहकर बुला रहे हैं और उसके बारे में उनकी राय भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेखक के पिता उनसे कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता तो हिंदुस्तान जाए। हिंदुस्तान बड़ी दूर है, वहां लोग भांग पीते हैं, वहां की स्त्रियां बड़ी मायाविनी हैं। खैर, इस सारी मान मुनव्वल के बाद जब विष्णु भट्ट शास्त्री गोडसे इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप इस किताब को नीचे नहीं रख सकते। यह बहुत ही रोचक और जीवंत यात्रा संस्मरण है। कोई इतिहासकार चाहे कितना भी शोध करके लिख ले, लेकिन एक आम आदमी के फर्स्ट हैंड अकाउंट्स की बात ही कुछ और है। मऊ की छावनी से थोड़ा सा पहले लेखक को यह पता चलना कि गदर शुरू हो गई है, गोवा के कुछ सैनिकों का उनको बताना कि वापस लौट जाएं नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है, इस सब के बावजूद विष्णु भट्ट शास्त्री गोडसे अपने चाचा के साथ आगे बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि जो यात्रा वो घर में 7 महीने की बोल कर आए थे, वो अपनी और अपने चाचा की जान बचाते बचाते 2 साल में खत्म होगी। लेखक की यात्रा आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक इलाके में हो रही है, जहां वो मऊ, कानपुर, बिठूर, झांसी, कालपी, ग्वालियर, धार, उज्जैन जैसी कई जगहों पर गदर के दौरान कभी जान बचाते बचाते तो कभी रुपए की खोज में भटक रहे हैं। इन जगहों के संस्मरणों में उस वक्त के इतिहास के साथ साथ राजा महाराजाओं का चरित्र और जनमानस का विस्तृत चित्र खींचा गया है। पढ़कर लगता है कि विष्णु भट्ट की निगाह में सिर्फ 2 बातें जरूरी हैं, अपनी जान बचाना और पैसा कमाना। इसी के चलते वो गदर में न तो विद्रोही राजाओं के साथ हैं और न ही अंग्रेजों के, और शायद इसीलिए ये सब बड़े ही तटस्थ भाव से बयान कर रहे हैं, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिठूर के नाना साहब पेशवा का शुरू में न चाहते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ गदर में भाग लेना, कानपुर का युद्ध, वहां नाना साहब की तरफ से की गई अंग्रेज औरतों और बच्चों की नृशंस हत्या बिना किसी हिचकिचाहट के बयान कर दी गई है। उसके बाद नाना साहब के बिठूर छोड़कर लखनऊ भागने के दृश्य बहुत मार्मिक हैं, जो शायद ही किसी इतिहास की किताब में होंगे। लेकिन इस किताब का सबसे जीवंत अध्याय है झांसी का, जहां आपको रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा दुर्लभ वृत्तांत मिलेगा। लेखक कुछ दिनों के लिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के आश्रित ब्राह्मण हैं
और रानी को बाई साहब कहकर ही पुकारते हैं। इस अध्याय में झांसी की रानी का शानदार रूटीन, उनका जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन, उनका युद्ध कौशल, उनका पहाड़ों जैसा दृढ़ हौसला, सब कुछ आपको हिलाकर रख देगा और आपके मन में लक्ष्मीबाई के लिए बहुत सारा आदर जन्म लेगा। अंग्रेजों के आक्रमण से झांसी तिल तिल करके बिखर रही है, लेकिन बाई साहब भागे बिना जिस हिम्मत से अपने खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार हैं, उसका विस्तृत विवरण पढ़कर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई जगह आपको रोना आ जाएगा और आदर में सर झुक जाएगा। लेकिन लेखक के इस झांसी संस्मरण में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं है, वहां के आम लोग भी हैं। उनका रहन सहन, पोस्टीपुरा और हलवाईपुरा की बड़ी बड़ी इमारतें, वहां की कुल स्वामिनी देवी लक्ष्मी का भव्य मंदिर, मंदिर की शहनाइयाँ, उसके महानैवेद्य की सुंदर व्यवस्था, वहां के गायक नर्तक, सब कुछ पढ़ने में बहुत भव्य और जीता जागता लगता है। लेकिन किताब का दिल छील कर रख देने वाला वर्णन है युद्ध और उसके बाद हुई लूट का। आज के ज़माने में हम युद्ध टीवी पर देखते हैं और उसके सामने बैठे बैठे देशभक्ति से फूल जाते हैं। इस किताब में आपको युद्ध का वर्णन पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पता चलेगा कि किस तरह युद्ध सीमाएं लांघकर आम लोगों के घरों में अंदर घुसता था। विष्णु भट्ट बताते हैं कि युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने पूरी झांसी में जाहिरनामे लगवा दिए थे। उन जाहिरनामों में लिखा था कि झांसी लूटी जाएगी। 5 बरस से लेकर 85 बरस के पुरुषों, युवाओं और बच्चों का कत्ल किया जाएगा। जिसको अपनी जान बचाना है बचा ले। विष्णु भट्ट गोडसे बताते हैं कि युद्ध के बाद हर दिन एक खास तरह की लूट का होता था। पहले दिन अंग्रेज आएंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात घरों से सब लूट कर ले जाएंगे। दूसरे दिन काली पलटन यानी भारतीय सैनिकों की पलटन आएगी और झांसी के घरों से अनाज लूट कर ले जाएगी। तीसरे दिन कोई और पलटन आएगी और बर्तन कपड़े वगैरह लूट कर ले जाएगी। और इस सब के बीच 5 बरस से लेकर 85 बरस तक जो भी मिलेगा उसका कत्ल किया जाएगा। लोग अपनी जान बचाते बचाते डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। कोई अपने सामान को जमीन में गाड़ रहा है तो कोई नालियों में छुपा रहा है। विष्णु भट्ट गोडसे बताते हैं कि उन दिनों झांसी में कुछ घरों में बड़ी मोटी दीवारें हुआ करती थीं, जो बीच से खोखली थीं। युद्ध के दिनों में कई लोग इन खोखली दीवारों के बीच में घुसकर छुपा करते थे। खुद विष्णु भट्ट गोडसे और उनके चाचा कई दिनों तक इस बखर में यानी इस खोखली दीवार में ठुसे पड़े रहे लोगों के साथ। एक अच्छा यात्रा संस्मरण होने के साथ साथ ये किताब हमें उस वक्त की भारतीय राजनीति के बारे में भी बहुत आसान लफ्जों में काफी कुछ कह जाती है। किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि 1857 की गदर में जन चेतना नाम मात्र की थी। किताब में कई जगह ऐसा जिक्र है कि किसी राजा या रानी के अधिकार अंग्रेज सरकार ने कम कर दिए या उनकी पेंशन जब्त कर ली। बस इन्हीं 2-3 कारणों की वजह से ये राजा रानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े होते थे अपनी सेनाएं लेकर, नहीं तो इनको कोई फिक्र थी नहीं। और इसके बावजूद कई राजा रानी तो अंग्रेजों के साथ थे। विष्णु भट्ट गोडसे लिखते हैं कि चित्रकूट, कालपी, झांसी, बिठूर, इन सब जगहों के युद्धों में इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे और बड़ौदा के गायकवाड़ से लेकर निजाम, हैदराबाद तक सबने अंग्रेजी सेनाओं का ही साथ दिया। विष्णु भट्ट गोडसे लिखते हैं कि अगर कभी गदर के सैनिक किसी शहर को जीत भी जाते थे तो उस शहर में जाकर भयंकर लूटपाट मचाते थे, जिससे उन्हीं के देशवासियों के मन में उनके प्रति डर होता था। 2-3 जगह जिक्र है कि गदर के सैनिकों के आने की सूचना मिलकर उस गांव के लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। अब ऐसे में देश एकजुट कैसे होता होगा? किताब में जिक्र है कि जब गदर की सेनाएं ढीली पड़ने लगीं, सैनिकों की संख्या कम होने लगी, तो चोर, उचक्कों, लुच्चों तक को सैनिकों में भर्ती कराया गया।
इससे होता यह था कि इस तरह के सैनिकों का ध्यान युद्ध जीतने से ज्यादा, देश प्रेम से ज्यादा लूटपाट में ही होता था। जो थोड़ी बहुत जनचेतना है भी वो सिर्फ धार्मिक है। आम लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि अंग्रेज राजनैतिक या आर्थिक अत्याचार कर रहे हैं। उनको दिक्कत इस बात से है कि वो क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं। इस पूरी किताब में स्वतंत्र भारत का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम राज्य की पुनर्स्थापना का। राजे महाराजाओं की तरह ही आम जन भी कोई कम निष्क्रिय नहीं है। झांसी, बिठूर, कालपी जैसे विध्वंसक युद्धों को झेलने के बावजूद इन्हीं शहरों के लोग कह रहे हैं कि यह सब तो प्रारब्ध है, हमें भोगना ही है। खुद विष्णु भट्ट गोडसे तक झांसी के युद्ध को झेलते हुए कह रहे हैं कि यह सब तो प्रारब्ध है, झांसी ने पूर्व काल में बहुत पाप किए हैं, उनका फल तो भोगना ही है, और भगवान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इसका जरिया बनाया है। एक जगह तो लेखक युद्ध के बाद हो रही लूटमार और हत्याओं के बारे में यह तक कहते हैं कि हमारे यहां शुक्र नीति में भी तो शत्रु के साथ कुछ इसी तरह का व्यवहार करने को लिखा गया है। अब इसमें क्या किया जाए, किसे दोष दिया जाए? इस तरह से इस किताब में गदर के असफल होने के राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, हर तरह के छोटे बड़े कारण मौजूद हैं। लेकिन इस किताब में सिर्फ गदर ही गदर नहीं, बल्कि विष्णु भट्ट गोडसे शास्त्री की अद्भुत यात्रा भी है, जिसमें वो अपनी पंडिताई से कई बार पैसा कमाते हैं और कई बार गदर के लुटेरे उसे लूट ले जाते हैं। इस यात्रा के रास्ते बड़े मुश्किल हैं। कोई सांप के कांटे से मर रहा है, कोई उल्टी दस्त से मर रहा है, कोई बुखार से मर रहा है। इस सब के बावजूद विष्णु भट्ट गोडसे आगे बढ़ते जाते हैं। बिठूर से झांसी, झांसी से कालपी और दूर नर्मदा के तट तक हत्या और लूटमार उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे डर के माहौल के बीच भी विष्णु भट्ट गोडसे शहरों का ऐश्वर्य और विध्वंस देखते जा रहे हैं। उन सब के बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा लगातार बनी हुई है। एक बार तो वो अपने चाचा से कहते हैं कि घर वापस ले जाने के लिए पैसा भले ही बचे या ना बचे, लेकिन आगे की यात्रा के लिए जरूर होना चाहिए, नहीं तो हम आगे के नगरों का हाल कैसे देखेंगे। कई बार तंबाकू की तलब उन्हें इतना सताती है कि गदर के लुटेरों से ही तंबाकू मांगने लगते हैं। आम लोगों का रहन सहन, बाजार हाट, हत्या, लूटमार, राजे रानियों का जीवन, शहरों का ऐश्वर्य, विध्वंस, ये सब उनकी जिज्ञासा समेट लेती है, जो हमें एक अद्भुत संस्मरण दे जाती है, जिसमें हम हंसते हैं, रोते हैं, जोश से भर जाते हैं और कभी कभी कुछ दुर्लभ जान लेने की खुशी को महसूस भी करते हैं, जो शायद कोई इतिहास की किताब हमें नहीं दे पाएगी। अनुवादक के रूप में अमृतलाल नागर ने गोडसे की सरल भाषा का सुंदर अनुवाद किया है और उसके साथ साथ कुछ ज़रूरी फुटनोट्स भी दिए हैं, जिनसे किताब के आगे भी पाठक की जानकारी बढ़ती है। अब जैसे किताब में विष्णु भट्ट गोडसे को कुछ सिपाही बता रहे हैं कि हिंदू शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों ने 84 कायदों की एक फहरिस्त बनाई है। अमृतलाल नागर फुटनोट्स में बताते हैं कि उन दिनों 1856 में अंग्रेज सरकार ने लोगों के आग्रह पर विधवा विवाह के संबंध में एक कानून बनाया था। क्रिश्चियनिटी कबूलने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए भी इन्हीं दिनों कानून लाया गया। कुछ दिन बाद गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का मसला भी सामने आ गया। इस सब के चलते जयाजी राव शिंदे गवर्नर जनरल से मिलने कलकत्ता गए थे। तो ये बात एक मुंह से दूसरे से तीसरे पहुंचते पहुंचते एक अफवाह बन गई कि अंग्रेजों ने हिंदू विरोधी 84 कायदों की एक फहरिस्त बनाई है। इसी तरह किताब में जब रानी लक्ष्मीबाई के देहांत का एपिसोड आता है तो अमृतलाल नागर ने एक दूसरी किताब से उसका विवरण फुटनोट्स में दिया है, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर अमृतलाल नागर की मेहनत विष्णु भट्ट गोडसे के संस्मरण के अनुवाद के अतिरिक्त भी हमें कुछ महत्वपूर्ण दे जाती है। इस किताब में गदर सेनानी नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अंग्रेज़ों के वफादार माधवराव पेशवा और नारायण राव पेशवा तक
सभी की जिंदगी का जीवंत चित्रण है। अक्सर इतिहास में सिर्फ रानियों राजाओं के जीवन की घटनाएं ही रह जाती हैं। उसमें आम लोगों की कहानी कहीं खो जाया करती है। लेकिन इस किताब की खासियत यह है कि इसमें गदर के साथ साथ एक और युद्ध चल रहा है। ये युद्ध है अपना और परिवार का पेट पालने के लिए विष्णु भट्ट गोडसे जैसे एक आम आदमी का संघर्ष। इस किताब को आप इतिहास के एक विद्यार्थी की नज़र से नहीं, बल्कि रोटी के लिए अपनी जान बचाते हुए एक आम आदमी की नज़र से पढ़ेंगे। गदर के दौरान पता नहीं ऐसे कितने ही विष्णु भट्ट गोडसे होंगे जो हमें इतिहास की किताबों में नहीं दिखते। एक आम इंसान का अनुभव ही इस किताब को अद्वितीय बनाता है।